चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी है और साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर में सीबीएसई में पूछा भी जा चुका है। क्या है क्वेश्चन समझिएगा। ये हालांकि पोटेंशियोमीटर पे बहुत बेस्ड नहीं है, पोटेंशियोमीटर के जो प्रिंसिपल्स हैं, पोटेंशियोमीटर के जो एप्लीकेशंस है उस पे बेस्ड नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स को ये हम लोग के लिए क्लैरिफाई करता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस तरह का फिगर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिस वायर का रेजिस्टेंस R0 है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया गया और इस जॉकी के साथ उस पर हम लोग स्लाइड कर रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो जब ये पॉइंटर जो जॉकी है वो एग्जैक्टली इस पोटेंशियोमीटर वायर के बीच में होगा तो उस समय इस R रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज होगा ये हम लोगों को निकालना है। सो हाउ वी कैन डू दिस, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले समझिए ये चीज जो है इसमें कोई सेल नहीं लगा रहे हैं बाहर से। ये ड्राइविंग सेल जो सर्किट का है वो तो है, लेकिन कोई और बाहर से सेल नहीं लगा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोग का ये जो पूरा सर्किट है ना वो बेसिकली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है। इसको हम इक्विवेलेंटली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, एक रेजिस्टेंस यहां पे R0/2 हो गया और दूसरा रेजिस्टेंस R0/2 हो गया, और यहां से एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड। और हम लोग को इस सर्किट के लिए यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ द गिवन वैल्यूज। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका R इक्विवेलेंट निकालिए। तो ये दोनों आपका पैरेलल में है और फिर उसके साथ ये R0/2 सीरीज में है। तो R0/2 इंटू R/R0/2 प्लस R। यहां पे हमने यूज किया है R इक्विवेलेंट, दो रेजिस्टेंस के लिए जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 R2/R1 प्लस R2, वो RS का वैल्यू, सॉरी RP का वैल्यू देगा। और ये क्या आ जाएगा, ये अगर आप ध्यान से देखें तो R इंटू R0/2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R0 प्लस 2R, ये हो जाएगा RP। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया। उसके साथ R0/2 सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, R0/R0 प्लस 2R प्लस R0/2। ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने यूज कर लिया। आप अगर इसका एलसीएम लेंगे 2 इंटू R0 प्लस 2R और R0 प्लस 2R/R0, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा R0 स्क्वायर प्लस 2R/R0, ये आ गया वैल्यू। अब देखिए ये दोनों मिलके 4R/R0 हो जाएगा, R0 स्क्वायर प्लस 4R/R0 अपॉन 2 इंटू R0 प्लस 2R, ये वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करें, ये R इक्विवेलेंट निकल चुका है तो हम लोग अब यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं। तो करंट क्या आएगा सर्किट में, जो करंट निकलेगा वो करंट होगा I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट, यानी V बाई R0 आप कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा R0 प्लस 4R डिवाइडेड बाई 2 R0 प्लस 2R। ये करंट आ गया। इस करंट का फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये करंट ऐसे चलेगा और ये करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो करंट इसमें जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा वो करंट इंटू R करेंगे तो यहाँ पे R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो हम लोग करंट डिवीजन करें, है ना। तो करंट डिवीजन करके देखते हैं कि I1 और I2 कितना जाता है। मान लीजिए इधर I1 गया, इधर I2 गया, तो फाइनली यहाँ पे दोनों करंट मिल जाएगा और फिर R0/2 पे जाएगा, है ना। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस V का यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो निकाल लें और उसके बाद V में से इसके पोटेंशियल डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो पहले उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। मान लीजिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है,
तो V डैश कितना होगा I इंटू आर नॉट बाई 2। तो ये हो जाएगा V इंटू 2 आर नॉट प्लस 2R बाई आर नॉट इंटू आर नॉट प्लस 4R। ये तो हमारे I का वैल्यू हो गया इंटू आर नॉट बाई 2। देखिए आर नॉट कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो V डैश जो आएगा वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस वो क्या आ जाएगा V इंटू आर प्लस 2R या आर नॉट प्लस 2R और डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस 4R। ये V डैश का वैल्यू आ गया है ना। इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाल दिया। अब क्या बच गया, अब बस हम लोग को निकालना रहेगा वोल्टेज अक्रॉस R। तो उसको VR से डिनोट करेंगे, दिस मस्ट बी V माइनस V डैश। तो वो आ जाएगा V माइनस V डैश का वैल्यू V के टर्म्स में मालूम है, तो V माइनस V इंटू आर नॉट प्लस 2R अपॉन आर नॉट प्लस 4R। अगर आप फिर एलसीएम लेंगे तो V इंटू आर नॉट आएगा और माइनस V इंटू आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, V इंटू 4R माइनस V इंटू 2R, तो 2VR आ जाएगा बाई आर नॉट प्लस 4R। और यही हम लोग को कैलकुलेट करना था, ये हमने निकाल लिया, इसको कॉपी कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये ड्राइविंग सेल है, ये रेजिस्टेंस है और बाहर के जो सेल्स हैं एक्सटर्नल सेल्स वो इस तरह से दिए हुए हैं। दो एक्सटर्नल सेल है E1 और E2 इस तरह से कनेक्टेड है और वही E1 E2 इस तरह से कनेक्टेड है। दोनों के लिए जो नल पॉइंट मिल रहा है वो यहाँ पे और यहाँ पे जो मिल रहा है 120 पे मिल रहा है इस केस में, और इस केस में 300 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग से पूछा फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड E1 बाई E2, E1 और E2 का रेशियो निकालना है, और दूसरा पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर E1, मतलब यहाँ पे केवल E1 अगर रखेंगे तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए आप ये समझ पा रहे होंगे कि E1 प्लस E2 जो है वो 305 है। ये जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, E1 प्लस E2 हो जाएगा। और दूसरा जो है ऊपर वाला वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा जो कि होगा 125। एक तो ये तरीका है कि भाई आप ऐड कर लीजिए, तो 2E1 का वैल्यू क्या होगा 425 और E1 का वैल्यू हो गया 210 5। तो आपको दूसरे का आंसर मिल गया, क्या होगा 210 इसका नल पॉइंट मिलेगा। क्यों, देखिए E1 प्लस E2 का नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है 300, तो 305 है तो 300 पे मिल रहा है। E1 माइनस E2 125 है, 120 पे मिल रहा है, तो E1 इक्वल टू 210 है तो 210 पे मिलेगा। अच्छा, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या होगा 2E2 इक्वल्स टू 185, तो E2 इक्वल्स टू हो जाएगा 95। तो आपको ये भी पता चल गया कि E2 अगर होता तो नल पॉइंट 90 पे मिलता। और अब आप क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें तो E1 बाई E2 का रेशियो निकल जाएगा। तो E1 बाई E2 का रेशियो क्या हो जाएगा 210 अपॉन 90, 7/3, ये रेशियो। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन में एक सेल है, ये ड्राइवर सेल है, उसके अलावा रेजिस्टेंस भी होगा पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है दिखाना, तो सर्किट में नहीं दिखाया हुआ है। ए से बी तक का जो ये लेंथ है 1 मीटर है और इसके बीच में बैलेंस पॉइंट मिल रहा है हम लोग को 1.5 वोल्ट का सेल जब यूज कर रहे हैं तो बैलेंस पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। जब हम लोग इस सेल को रिप्लेस करते हैं दूसरे सेल से तो बैलेंस पॉइंट अब कहां मिलता है 80 सेंटीमीटर पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अननोन ईएमएफ, मतलब ये जो नया सेल हमने यूज किया उसका ईएमएफ क्या होगा।
तो आप देखिए अगर ध्यान से, तो ये जो सर्किट है ये कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ का सर्किट है, ठीक है। एक सेल कनेक्ट है और बाद में दूसरा सेल कनेक्ट हो रहा है, यानी कि जब हमारे पास E1 है तो बैलेंसिंग लेंथ L1 मिल रहा है, और जब सेल का ईएमएफ E2 है तो बैलेंसिंग लेंथ L2 मिल रहा है ना। तो इनके बीच का रेशियो हमने पढ़ा हुआ थ्योरी में, क्या, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये क्या आ जा रहा है, E1 हमको मालूम है 1.5 वोल्ट है ना, E1 इज 1.5 वोल्ट अपॉन E2 इज, E2 कितना है भाई, ये पता करना है हम लोग को, ये भी मान लेते हैं है ना, या E2 ही रहने दो, इक्वल टू L1 कितना है 60 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे बट नीचे वाला भी सेंटीमीटर में ही है, 80 सेंटीमीटर, तो यूनिट तो कैंसिल ही हो जाना है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए E2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, E2 का वैल्यू आप देखिए 4 इंटू 1.5 अपॉन 3, ये 2 वोल्ट। तो सेकेंड सेल जो यूज हो रहा है वो कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट, ठीक। तो ये पार्ट हो गया, अब 2 और पार्ट बच गए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन विथ रीजन whether the circuit works if 1 volt driver cell is used। अगर ड्राइवर सेल 1 वोल्ट का हो तो ये सर्किट जो हमने ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्या ये सर्किट यूज होगा, ये सर्किट वर्क करेगा, आंसर इज नो। सेकंड का आंसर क्या होगा, नो, सर्किट वर्क नहीं करेगा। क्यों, समझिएगा, जो ये 1 वोल्ट है वही यहां पे ड्रॉप होगा, AB के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप VAB क्या होगा, मैक्सिमम 1 वोल्ट हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। अगर ये 1 वोल्ट हम लोग लगा रहे हैं तो AB के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम 1 वोल्ट हो सकता है। अगर यहां पे और एक रेजिस्टेंस लग गया तो ये तो 1 वोल्ट से भी कम हो जाएगा। अब नल पॉइंट मिले, इसके लिए जरूरी है कि जहां नल पॉइंट मिल रहा है, मान लो J पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है, तो A टू J के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के ईएमएफ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो। अब पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट या उससे कम होगा और आपका बाहरी सेल जो है 1.5 वोल्ट है, तो किसी एक छोटे से लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कभी 1.5 के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि टोटल ही 1 वोल्ट या उससे भी कम है। तो एक छोटा पार्ट लेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस तो और कम होगा, तो कभी भी आपको बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगा। तो क्या कारण लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कि फर्स्ट ये लिख लेंगे कि नो द सर्किट विल नॉट वर्क। क्या कारण लिखेंगे, लिखेंगे बिकॉज इफ ड्राइवर सेल इज लेस देन द एक्सटर्नल सेल इन द सेकेंडरी सर्किट देन नो नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। एक ये पॉइंट हो गया, सेकेंड हमने लिख लिया। थर्ड एक और क्वेश्चन पूछा है, थर्ड पूछा डज द हाई रेजिस्टेंस R अफेक्ट द बैलेंस पॉइंट। देखते हैं, ये इस R रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर करना है तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये R का काम क्या होता है। तो इस R रेजिस्टेंस का काम क्या है, देखिए हर वक्त तो नल पॉइंट नहीं मिलेगा ना, अगर आप यहां रखेंगे, यहां नल पॉइंट मिल रहा है, यहां रखेंगे तो करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, और अगर इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तो सेल के खराब होने का भी चांस है ना, अगर हाई करंट अचानक से फ्लो कर जाए। तो इसीलिए इस सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस R को रखा जाता है, और बैलेंस पॉइंट जहां पे मिलता है वहां पे तो इस पार्ट में करंट जीरो हो जाएगा। भाई बैलेंस पॉइंट मिल गया मतलब ये गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, पूरे वायर में करंट क्या हो गया, जीरो, तो इसमें तो करंट कुछ आएगा नहीं, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आप 1 किलो ओम ले लीजिए चाहे 2 किलो ओम ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस R, है ना। ये हाई रेजिस्टेंस R जो सेकेंडरी सर्किट वाले सेल के साथ लगा हुआ है वो बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट नहीं करेगा।
बिकॉज एट नल पॉइंट नो करंट फ्लोज थ्रू द हाई रेजिस्टेंस आर। और इसका काम क्या है याद रखेंगे कि इसका काम है टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर, टू प्रोटेक्ट द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट। जल्दी से इतना कॉपी कर लो। चलिए अब हम लोग पोटेंशियोमीटर के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियोमीटर में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम कैसे आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि सेंसिटिविटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी, अच्छा पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी का मतलब क्या है वो समझेंगे पहले, और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, कोई चीज सेंसिटिव तब कहलाता है जब उसमें कुछ चेंज किया जाए और वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करे। उन चेंजेस को अगर वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है तो कहेंगे कि वो बहुत सेंसिटिव है, अगर उन चेंजेस को वो कम रिस्पॉन्ड करता है तो वो बहुत कम सेंसिटिव है ना। तो पोटेंशियोमीटर में भी यही चीज है। अगर मान लीजिए ईएमएफ E1 है और वो कुछ L1 बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है, हमने ईएमएफ को बदला, E2 कर दिया और अब वो L2 बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है, तो कितना चेंज किया हमने ईएमएफ? E2 माइनस E1। कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना चेंज हुआ बैलेंसिंग लेंथ? L2 माइनस L1। वी आर अज्यूमिंग कि ईएमएफ को इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर हमने ईएमएफ को चेंज किया और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन लेंथ बड़ा हो तो कहेंगे कि सेंसिटिव। तो ये बड़ा कब होगा? जब फाई छोटा हो। फाई अगर क्या हो? स्मॉल हो, तो हम कहेंगे कि ये पोटेंशियोमीटर जो है वो सेंसिटिव है ना। तो सेंसिटिविटी मतलब, हाई सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट को स्मॉल कैसे देखेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट सोचने की कोशिश करते हैं। जो वोल्टेज होता है ना VAB, अगर आपको याद हो, ए और बी जो वायर होता था उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB, वो IR ही तो है। और IR की जगह रो L/A, यही तो है। ये VAB अपॉन L। अगर कर देंगे, L उधर से इधर ले आएंगे तो ये फाई आ जाएगा। तो यहां से फाई का एक्सप्रेशन आ गया I रो अपॉन एरिया। बहुत सारी चीजें इससे आंसर की जाती है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। आप सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। पहले इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये भी तो फाई का ही एक्सप्रेशन है ना। तो फाई को हमको क्या करना है? छोटा। फाई को छोटा करने के लिए एल को अगर बढ़ा दिया जाए, फॉर अ गिवन वोल्टेज एल को बढ़ा दिया जाए, तो क्या हम लोग का पोटेंशियोमीटर हाईली सेंसिटिव हो जाएगा? यस, वी नीड अ पोटेंशियोमीटर विच इज वेरी सेंसिटिव। तो हम लोग पहला तो ये कह सकते हैं कि लॉन्ग वायर यूज करेंगे। ठीक, अच्छा यहां पे ही क्वेश्चन देखिए, उल्टा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज लॉन्ग वायर, है ना। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो एक तो एल को इंक्रीज करके कर सकते हैं, दूसरा एरिया को इंक्रीज करके कर सकते हैं। नहीं, एरिया को डिक्रीज करके, सॉरी, है ना। एरिया को क्या करेंगे? हम लोग को क्या करना है? फाई को डिक्रीज करना, तो एरिया को इंक्रीज करेंगे। सही है, एरिया को इंक्रीज करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे, करंट डिक्रीज करेंगे और रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। अच्छा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करना है, लेकिन आपको मालूम है कि जो वायर यूज होता है वो कॉन्स्टेंटाइन मैंगनीज का वायर यूज होता है।
उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। क्यों? उसका अलग एडवांटेज। कॉन्स्टेंटाइन मैंगनीन का जो वायर यूज होता है उसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, या ये कहें कि टेम्परेचर के लिए बहुत कम डिपेंडेंस शो करता है। एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सेंसिटिविटी हाई रखने के लिए हमको रेजिस्टिविटी लो चाहिए, लेकिन फिर भी हाई रेजिस्टिविटी वाले कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीन वायर का यूज करते हैं। उसका कारण क्या है? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। मतलब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत कम डिपेंड करता है। तो अगर आपसे पूछे 2-3 फैक्टर बताओ जिसकी वजह से जिसका यूज करके हम लोग सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, तो आप इन 3 में से कोई भी 2 फैक्टर दिखा सकते हैं। रेजिस्टिविटी वाला मत दिखाइएगा, क्योंकि हम लोग हाई रेजिस्टिविटी तो ऐसे भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। Why it is necessary to use long wire, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछा है why is it necessary to have uniform area of cross section, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों चाहिए? देखिए भाई, अगर आपके पास यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो आपका फाई कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका वायर जो है एक सीरीज में सब कनेक्ट रहता है, तो करंट सेम है, सेम मटेरियल का अगर बना हुआ है तो रेजिस्टिविटी भी सेम है। तो अगर एरिया अगर सेम रहेगा तभी पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम, और पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट रहेगा तभी हम कह सकते हैं कि अगर एक यूनिट लेंथ, सपोज 1 मीटर में 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है, या मान लीजिए 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है, तो नेक्स्ट 1 मीटर में भी 2 वोल्ट ही ड्रॉप होगा। ये तब हो सकता है ना जब पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट हो। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट वेरी कर रहा है तो नेक्स्ट 1 मीटर में आपका पोटेंशियल कुछ और ही चेंज कर जाएगा, तब फिर आप पोटेंशियोमीटर से जो कंपैरिजन करते हैं ईएमएफ का वो नहीं कर पाएंगे। मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ही वॉयलेट हो जाएगा, है ना। सो फॉर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर टू रिमेन सेम, देयर हैज टू बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा तभी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करेगा पोटेंशियोमीटर, नहीं तो फिर देयर विल बी नो यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर एट ऑल। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज ड्राइविंग सेल ऑफ ईएमएफ ग्रेटर देन प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल्स हैं जिनके ईएमएफ को हम कंपेयर करते हैं, और ड्राइविंग सेल जो मेन सर्किट में जो सेल होता है वो ड्राइविंग सेल है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, याद करिए, उसमें यही तो था, 1 वोल्ट जो लिए थे पोटेंशियल डिफरेंस, और बाहर जो प्राइमरी सेल था वो 1.5 वोल्ट का था। तो यही कारण बताए थे कि भाई नल पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए जरूरी है, to obtain null point it is necessary that driving cell has EMF greater than the primary cell, which the EMF of those two primary cells which are being compared। ठीक है भाई, जिन 2 प्राइमरी सेल्स का EMF कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों के EMF से बड़ा होना चाहिए किसका EMF? ड्राइविंग सेल का। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 2 रीजंस फॉर वन साइडेड डिफ्लेक्शन। तो एक रीजन आप वन साइडेड डिफ्लेक्शन का तो यहीं पे दे सकते हैं कि वन साइडेड डिफ्लेक्शन आपको तब मिलेगा जब आपने ड्राइविंग सेल जो यूज किया है और जो प्राइमरी सेल यूज किया है उसमें प्राइमरी सेल का ईएमएफ क्या हो। अगर प्राइमरी सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा तो कहीं पे भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हमेशा वन साइडेड डिफ्लेक्शन होगा। तो पहला कारण हो गया 2 रीजंस फॉर वन साइडेड डिफ्लेक्शन में फर्स्ट कॉज लिखेंगे कि द प्राइमरी सेल हैज हायर ईएमएफ देन द ड्राइविंग सेल। सेकंड रीजन जो आप लिखेंगे वो क्या होगा समझिएगा। अगर हम लोग इस तरह से कनेक्शन देते हैं, रॉन्ग कनेक्शन देंगे, negative terminal of the driving cell is connected with, negative terminal of the primary cell is connected with positive terminal of the driving cell, then also we will have only one sided deflection, है ना।
तो इतने क्वेश्चंस जो थे उसके आंसर हमने कर दिए, जल्दी से इतना कॉपी कर लें।